एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड, पंजाब, कर्नाटक और बिहार के मुख्यमंत्रियों से बात करी और इन राज्यों की स्थिति का हाल जाना। संक्रमण के कारण विभिन्न राज्यों में परिस्थितियां काफी खराब हो रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री कुछ दिनों से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता कर उनके राज्य की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल से लगातार संपर्क में बने हुए हैं। रविवार को हुई बातचीत में मुख्यमंत्रियों से उन्होंने दूसरी लहर से निपटने और उनकी सरकारों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। भारत में पिछले 3-4 दिनों से 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि मामलों में आंचल की राह देखी गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, सिक्किम, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संक्रमण के मुद्दे पर बात कर चुके हैं। राहुल गांधी ने भारत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, विदेशी सहारा पाने पर केंद्र सरकार का बार बार छाती ठोकना निराशाजनक है। अगर मोदी सरकार ने अपना काम किया होता तो ये नौबत ना आती। इसके साथ ही गांव में चल रहे कोविड-19 संक्रमण के प्रसार पर राहुल गांधी ने कहा, शहरों के बाद अब गांव में भी परमात्मा निर्भर। राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, कोविड-19 की महामारी में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सवाल है कि युवा क्या करें। बेरोजगारी की दर लगभग 8% हो गई है। 34 लाख नौकरी पेशा की नौकरी चली गई। 39.5 दिहाड़ी डेली वर्कर की नौकरी गई। अब तो मोदी सरकार को जागना चाहिए। 15 लाख ना सही हर खाते में 6,000 तो डालें। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा, भयंकर जन लूट पार्टी यानी बीजेपी ने 7 दिन में पेट्रोल के दाम 1.13 रुपए और डीजल में 1.33 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। संकट में ये वसूली नाजायज है। जनता की कितनी और जेब काटेगी मोदी सरकार? क्या यही आपदा में अवसर है? राष्ट्रीय राजधानी के भजनपुरा इलाके में भाजपा नेता आशीष पुनिया द्वारा पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। पुलिस की टीम के साथ भजनपुरा में कर्फ्यू के दौरान आरोपी ने ना ही मास्क लगाया हुआ था और ना ही कर्फ्यू पास आरोपी के पास था। इसके साथ ही नेता ने पुलिस कर्मियों से कहा, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकोगे। भाजपा नेता आशीष पुनिया द्वारा एसीपी से भी बदसलूकी की गई। आरोपी को काबू कर मेडिकल जांच करवाई गई तो उसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। आरोपी की पहचान शाहदरा से भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के रूप में हुई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस के अनुसार भजनपुरा एसीपी वेंकटेश के नेतृत्व में नूरे इलाही के पास जांच कर रही थी। उसी दौरान एक कार सवार यमुना विहार की ओर से बड़ा ड्यूटी तैनात कर सिपाही उमेश कुमार ने चालक को रुकने का इशारा किया। आरोपी ने एकदम पुलिस टीम के सामने कार रोकी। आरोपी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था और मुंह से तेज शराब की दुर्गंध आ रही थी। रात में घूमने का कारण पूछने पर नेता बदसलूकी पर उतर आया और खुद को भाजपा का नेता बताकर पुलिस से कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आरोपी को बाहर निकाला तो उसने धक्का मुक्की शुरू कर दी और पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी भी की। कोरोना संकट का सामना करने के लिए भारत को विदेशों से भी मदद मिल रही है। ऐसे में भारत में विदेशों से आई मदद का ब्यौरा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है, जिसके अनुसार विदेशों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जैसे चिकित्सा उपकरणों की कमी भारत में देखते हुए भारत को ये चीजें मुहैया कराई गई हैं। संक्रमण की दूसरी लहर ने जैसे ही अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया था, भारत के कई हिस्सों में ऑक्सीजन, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर की किल्लत देखी जाने लगी थी। ऐसे में संक्रमण की दूसरी लहर का असर मरीजों के फेफड़े पर पड़ना शुरू हो गया था, जिससे मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी और देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति इतने बड़े पैमाने पर करना पूरे देश के लिए एक बड़ी चुनौती बनी। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के अनुसार
27 अप्रैल से लेकर 8 मई तक भारत में विदेशों से जो मदद आई उसमें 6,738 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 3,856 ऑक्सीजन सिलेंडर, 4,668 वेंटिलेटर, 3 लाख से ज़्यादा रेमडेसिविर और 16 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान के अनुसार 27 अप्रैल से संक्रमण के खिलाफ लड़ने में मेडिकल सप्लाई और उपकरण की अंतर्राष्ट्रीय मदद भारत को मिल रही है। मंत्रालय ने कहा, एक समर्पित समन्वय सेल स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बनाई गई जी विदेशों से आने वाली मदद का रखरखाव करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा बीआरडीओ मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए गोरखपुर और बस्ती में किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री द्वारा चरगावा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन अभियान का भी निरीक्षण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री एम्स में निर्माणाधीन कोविड अस्पताल का भी निरीक्षण करने जा सकते हैं, जिसके बाद वो अयोध्या के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री सोमवार 11 बजे बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड वार्डों का निरीक्षण करने के बाद कॉलेज सभागार में जिले के अधिकारियों और गोरखपुर एवं बस्ती मंडल के जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा 5 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मंत्रिमंडल ने आज शपथ ली, जिसमें कुल 43 मंत्री शामिल रहे। कुछ विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। 2 मई को चुनाव के परिणामों की घोषणा होने के बाद बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार आई है। भाजपा और टीएमसी की जबरदस्त टक्कर के बाद आखिरकार एक बार फिर ममता बनर्जी के हाथों सरकार आ ही गई। 5 मई को ममता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तीसरी बार ग्रहण करी। हालांकि गौर करने वाली बात ये है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद भी हिंसा का दौर खत्म नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने 5 मई को शपथ ग्रहण करने के बाद अपना कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन उनके मंत्रिमंडल ने आज शपथ ग्रहण करी। कोलकाता में राजभवन में कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सभी कैबिनेट मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों को शपथ दिलवाई। 3 मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शपथ ग्रहण में शामिल हुए। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। कर्नाटक में कोविड-19 संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए राज्य में सरकार द्वारा सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं। इसके साथ ही लॉकडाउन जारी किया गया है और सरकार ने लोगों को अस्पताल में मरीजों को भर्ती व डिस्चार्ज होने और संक्रमित रोगियों के ट्रांसफर से संबंधित नियम जारी किए हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अस्पताल के बेड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनका उपयोग केवल उन मरीजों के लिए किया जाएगा जिन्हें बेड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को राज्य के मौजूदा प्रोटोकॉल के अनुसार ही भर्ती किया जाएगा। डॉक्टर की सलाह के आधार पर मरीज की रिकवरी की स्थिति की जांच के बाद ज़रूरत के अनुसार उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। जारी दिशा निर्देश में आगे कहा गया, जब किसी मरीज को अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी तब राज्य के डिस्चार्ज प्रोटोकॉल का भी पालन करना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में लॉकडाउन और कर्फ्यू की अवधि को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही देश के विभिन्न राज्यों में सख्त पाबंदियां लागू की जा रही हैं। पुडुचेरी, तमिलनाडु और राजस्थान में सोमवार से 2 हफ्ते का लॉकडाउन प्रारंभ हो गया है। कर्नाटक में संक्रमण के प्रसार के चलते पाबंदियां 24 मई तक प्रभावी रहेंगी। केरल में शनिवार से 9 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। पूर्वोत्तर में मिजोरम सरकार ने आज से 7 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है, जबकि सिक्किम जैसे राज्यों में 16 मई तक पाबंदियां प्रभावी रहेंगी। संक्रमण के प्रसार के चलते भारत के विभिन्न राज्यों में पाबंदियों का सिलसिला बना हुआ है। प्रतिदिन बढ़ रहे मामलों के चलते राज्य सरकारें लॉकडाउन की अवधि बढ़ा रही हैं।
उत्तर भारत में मौसम करवटे रहा है। गर्मी के साथ दिल्ली एनसीआर जैसे राज्यों में बारिश भी दर्ज की जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में आंधी, तूफान और हल्की बारिश नजर आ रही है। आज सुबह दिल्ली पर काले बादल छाए हुए नजर आए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 14 मई तक दिल्ली में बारिश के आसार बने हुए हैं। बारिश के चलते हरियाणा के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। इसके साथ ही हरियाणा में आगामी 24 घंटों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। यूपी, बिहार में मौसम का उतार चढ़ाव बना रहेगा। पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी दर्ज की जा रही है। बिहार में लगातार मौसम बदल रहा है। मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार में तूफान आने की संभावना जताई गई है। झारखंड में बीते कई दिनों में बारिश दर्ज की जा रही है। राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में आज भी बारिश के आसार बने हुए हैं। चंडीगढ़ में मौसम में हल्का बदलाव देखा जा सकता है। महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप भारत में कायम है। प्रतिदिन आ रहे मामले काफी डराने वाले हैं, लेकिन आज मामलों में हल्की गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 3,66,161 मामले सामने आए हैं, तो वहीं 3,754 मौतें दर्ज की गई हैं। कोविड-19 संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। हालांकि 4 दिन से 4 लाख मामले सामने आने के बाद मामलों में हल्की गिरावट देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 3.66 लाख मामले सामने आने के साथ ही इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 3,53,818 रही है। इसके साथ ही इस महामारी को मात देने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,86,71,000 के पार है। इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या 2,26,62,500 के पार है। इस महामारी से अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 2,46,000 के पार है। इसके साथ ही भारत में अब तक 17,17,06,000 से ज़्यादा लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 37,45,237 है।